हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग। मैं आपकी मैथ्स टीचर संतोष आज एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ चैप्टर 2 लेके। ठीक है, चैप्टर 2 है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। प्लेस वैल्यू पढ़ी थी, नंबर सिस्टम पढ़े थे। कौन कौन से? 2 नंबर सिस्टम थे, एक पहला इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड दूसरा था इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, रोमन न्यूमरल पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चैप्टर 2 है हमारा। ठीक है, एक बार आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, और अब आपका रिवीजन चल रहा है ना। चलिए, तो अब इस वीडियो की हेल्प से जो भी आपके डाउट्स हों वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बिगर नंबर। अब तक तो आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ ही गए होंगे कि क्या होते हैं, कि यानी क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर को, क्या है इस चैप्टर में, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये होते हैं आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपका है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बिगर नंबर। बड़े नंबरों को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, दूसरा आपका है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस नया टॉपिक आया है अब की बार। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीक है, और दूसरा क्या सीखेंगे कि उसको निकालते कैसे हैं, क्या करना पड़ेगा हमें, वो क्या है प्रॉफिट, फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ आपका होगा सॉल्विंग स्टोरी सम्स बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड जो भी आपके स्टोरी सम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बिगर नंबर। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले एडिशन। एडिशन होता क्या है? The addition is taking 2 or more numbers and adding them together, that is, it is the total sum of 2 or more numbers. Addition क्या है? The addition is taking 2 or more number, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को एक साथ इकट्ठा करें हम, and adding them together, और उनको एक क्या कर दें, प्लस कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, दैट इज इट इज़ द टोटल सम, जो कि क्या होगा, प्लस करने के बाद क्या होगा, टोटल सम होगा किसका, 2 और मोर नंबर, जिनको हमने पहले इकट्ठा किया था। ठीक है, तो एडिशन करने के बाद जो सम होगा टोटल, वो किसका होगा, उन्हीं 2 नंबर का होगा जिनको हमने स्टार्टिंग में लिया था 2 नंबर को। ठीक है, समझ आया। चलिए अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल है एड 48,443 प्लस 5,15,078 प्लस 5,233। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक्स कब करते हो आप? आपका जब क्वेश्चन वर्टिकली दिया हो, आपको क्वेश्चन हॉरिजॉन्टली दिया होता है और सॉल्यूशन करने के लिए उसको क्या करना होता है, आपको वर्टिकली अरेंज करना होता है। ठीक है, उस टाइम आप पक्का गड़बड़ करते हो, या तो सब नंबर को आगे लिख लेते हो या सबको पीछे लिख लेते हो। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है बेटा, आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिए। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद गड़बड़ बिल्कुल नहीं होएगी। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट कौन सा है? फर्स्ट प्लेस हमारा होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। यहाँ पे जो नंबर दिए होते हैं उनमें देख लो आप सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है, वहीं तक आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना दो। अब जैसे यहाँ पे बड़ा लैख प्लेस था, इसमें बड़ा 10,000, इसमें लैख और इसमें 1000, तो कौन सबसे बड़ा है? लैख। तो हमने लैख प्लेस तक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। ठीक है, और फिर हमने नंबर लिखने स्टार्ट किए। इसके वंस के नीचे 3, टेंस 4, 100 4, 1000 8 एंड 10,000 4। ऐसे ही हमने सेकंड नंबर के वंस प्लेस पे था 8, टेंस पे 7, 100 पे 0, 1000 पे 5, 10,000 पे 1
एंड लाख पे 5, ठीक है। नेक्स्ट, ones 3, tens 3, 100 2 and 1000 5. Now plus all these three numbers, okay, plus it, 3 plus 8 11, 11 plus 3 14, carry 1, 4 and 1 5, 5 and 7 12, 12 and 3 15, carry 1, 4 and 1 5, 5 and 2 7. इसमें कैरी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ओनली वंस प्लेस ही आया था। अगर टेंस प्लेस होता तो कैरी हम नेक्स्ट प्लेस को दे देते, ठीक है। चलिए, 8 plus 5 13, 13 and 5 18, कैरी 1, 4 and 1 5, 1 6 and 5 as it is, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा सम ऑफ द नंबर। हमने क्या निकालना था, इन तीनों नंबर को प्लस करके इनका निकालना था सम, ठीक है। और ये हमारा क्या आ गया है सम। सम क्या है, 5,68,754, ठीक है। अब देखिए एडिशन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एडिशन के सम में जो नंबर्स दिए होते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं। जिन नंबर को हमें प्लस करना होता है, चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे वो 3 नंबर हो, चाहे वो 4 नंबर हो, जिन भी नंबर को हम प्लस करेंगे उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, एडेंड्स। क्या बोलते हैं, एडेंड्स, ठीक है। जिन नंबरों को हम प्लस करेंगे, द नंबर विच वी ऐड टुगेदर, दैट नंबर इज कॉल्ड एडेंड्स ऑफ द सम, ठीक है। अब इन एडेंड्स को सबको हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। इकट्ठा करके हमने इनको प्लस कर दिया, तो जो हमारे पास आंसर आया, मान लो आपके पास 5 टॉफीज थी, 2 आपकी सिस्टर के पास थी, मम्मा ने बोला दोनों के पास कितनी है, तो आपने क्या किया, अपनी दोनों बहन भाइयों की टॉफियों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और इनको प्लस कर दिया। कितना आंसर आया, 7। तो ये जो 5 और 2 था, ये क्या था, एडेंड्स। क्या था, एडेंड्स, ठीक है, जिनको आपने प्लस किया। और जो आंसर आया वो क्या मिला आपको, सम। जो 7 आपका आंसर आया था वो क्या है, सम, ठीक है। समझ आया। ऐसे ही इस क्वेश्चन में जिन 3 नंबरों को हम प्लस कर रहे हैं वो क्या हैं, एडेंड्स, और जो हमारा आंसर निकला है वो है सम। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। कोई भी पूछ ले बेटा आप कौन सी क्लास में हो, जी 5th में, ठीक है, तो ये बताइए सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना सब्ट्रैक्शन क्या होता है। क्या होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स। सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम अ ग्रुप, यानी एक ग्रुप है, ठीक है, और नंबर ऑफ थिंग्स, या फिर आपके पास कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन क्या है, उसमें से थोड़ा सा निकाल लेना, जो ग्रुप है उसमें से थोड़ा सा निकाल लेना क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम ए ग्रुप और नंबर ऑफ थिंग्स। या तो किसी नंबर में से निकाल लो, जो कई सारी चीज़ें उनमें से कुछ निकालना सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, या एक ग्रुप में से कुछ निकालना क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे आपके पास 10 रुपीज़ थे, ठीक है, मम्मा ने बोला 5 अपनी दीदी को दे दो, और फिर मेरे को बताओ कि आपके पास कितने बचे, ठीक है। तो कैसे निकाला आपने, अपने वालों में से आपने अपनी दीदी को 5 दिए, वो निकाल दिए, अब आपके पास कितने बचे, 5, ठीक है। चलिए अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम बड़े नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल है 8,95,009 सब्ट्रैक्ट माइनस 6,38,999, ठीक है। इसको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सेम वही जो हम एडिशन में कर रहे थे
कि सबसे पहले मिस्टेक्स से बचने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट, यू हैव टू मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट, ओके। एंड इस नंबर में देखिए ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है, ये लाख है, ये भी लाख है, ठीक है। तो हम प्लेस वैल्यू चार्ट कहाँ तक बनाएं, हम लाख प्लेस तक बनाएंगे, ठीक है। चलिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लाख, ओके। नाउ पुट द वैल्यू 9 वंस प्लेस, टेंस 0, 100 0, 1000 5, 10,000 9 एंड लाख 8, ओके। माइनस वंस प्लेस 9, टेंस 9, 100 9, 1000 8, 10,000 3 and lakh 6. Now minus it, okay. अब इसको माइनस करते हैं. So 9 minus 9 is 0. Can we subtract 9 from 0? No. We take a borrow. ठीक है. We have to take a borrow. हमें एक बोरो लेनी पड़ेगी. हम इसके पास गए कि भैया मेरे को 1 दे दो, लेकिन ये तो खुद ही 0 है. अब ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट नंबर से 1 लेके देगा आपको. ठीक है. अब यहाँ 10 हो गए, इसने आपको 1 दिया, ये 10 हो गया. ठीक है. 10 minus 9 1. अब 10 यहाँ थे, इसने 1 इसको दिया, तो यहाँ कितने बच गए 9. 9 minus 9 0. अब इसने 1 इसको दिया था, तो यहाँ 5 थे, इसने अपना 1 इसको दे दिया, तो कितने बच गए यहाँ पे 4. 4 minus 8. Can we subtract 8 from 4? No. So we have to take another borrow, and number is, here number is 14. 14 minus 8 6. 8 minus 3 5 and 8 minus 6 2. ठीक है. तो आंसर आया 2,56,010. 2,56,010. अब देखिए सब्ट्रैक्शन, ये तो हमने सब्ट्रैक्शन सीख लिया कैसे सब्ट्रैक्ट करना है. नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, एक बार अगर आपको प्रोसेस समझ आ गई कि हमें पीछे से स्टार्ट करना है और 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हमें माइनस करते रहना है, तो डिजिट चाहे 7 हो 8 हो, प्लेस चाहे आपका 10 लाख हो चाहे करोड़ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. चलिए अभी हम समझते हैं कि सब्ट्रैक्शन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. सब्ट्रैक्शन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. जिस नंबर में से हमें दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या होता है, माइन्यूट. क्या होता है, माइन्यूट. और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या है, सबटरहैंड. ये क्या है, सबटरहैंड. जब हम माइन्यूट में से सबटरहैंड को माइनस कर देंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या होगा, डिफरेंस. क्या होगा, डिफरेंस. अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था. ठीक है. इसमें माइन्यूट कौन सा है, जो नंबर बड़ा है. ठीक है. या जिसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया है वो क्या है आपका, माइन्यूट. ठीक है. और जिसको सब्ट्रैक्ट किया है वो है आपका सबटरहैंड. और जो आंसर निकला है हमारा वो क्या होगा, डिफरेंस. ओके. चलिए अब बात आती है कि मैम अगर हमने क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि हमारा आंसर सही है या नहीं, और एग्ज़ाम में भी हमारे पास टाइम बचा है और होमवर्क करते टाइम भी खूब सारा टाइम होता है, तो हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर सही है या नहीं है. ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए बेटा आपको, अगर आपको आंसर चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंस है आपका उसमें सबटरहैंड को प्लस कर दीजिए. जो डिफरेंस है उसमें सबटरहैंड को प्लस कर दो. डिफरेंस आपका था 2,56,010 और सबटरहैंड था 6,38,999. अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है. ठीक है. प्लस करने के बाद
जो आपका आंसर आता है, अगर वो आंसर आपका माइन्यूट के इक्वल है तो क्या होगा, आपका आंसर सही है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब हमने इन दोनों को प्लस किया 9 10 कैरी 1, 9 and 1 10 कैरी 1, 6 और 8 14, 14 and 1 15 कैरी 1, 5 and 1 6, 6 and 3 9 कैरी नहीं होगी, 6 and 2 8। नाउ आंसर इज 8,95,009 और हमारा माइन्यूट देखिए 8,95,009। सो आवर आंसर इज राइट। डू यू अंडरस्टैंड इट? ओके, चलिए आप कर सकते हो इसको इजीली। आप जब भी अब प्रैक्टिस करोगे PT1 के लिए, जब प्रिपरेशन करोगे इसकी, तो आप अपना आंसर ऐसे ही चेक करके देखेंगे, ठीक है, कि आपने आंसर सही किया या नहीं। अपनी रफ नोटबुक में चेक करके देखना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो हमने 4th में नहीं पढ़ा था। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो हम पढ़ते आ रहे थे, है ना, 1st क्लास से। तो प्रॉफिट एंड लॉस नया टॉपिक है, ठीक है। इसमें कुछ डेफिनेशंस होंगी, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। प्रॉफिट मीन्स लाभ, लॉस मीन्स हानि, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस के टॉपिक को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनका पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पहली टर्म आती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? इट इज द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज बॉट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं, आप पेंसिल खरीदते हो, ठीक है, 5 रुपये एक पेंसिल के, अगर आप 5 रुपये दे के आ रहे हो तो उस पेंसिल की कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ₹5, ठीक है। इट इज रिटन एज CP। कॉस्ट प्राइस को क्या लिखते हैं? CP भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ₹25,000 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन AC। आपके पापा ने AC खरीदा है, ठीक है, और आपने पूछा पापा कितने का लेके आए हो? पापा बोले बेटा 25,000 का, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि AC का कॉस्ट प्राइस क्या है? 25,000। कॉस्ट प्राइस क्या है? 25,000। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ कि जिस वैल्यू पे, जिस अमाउंट की पेमेंट करके हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं वो क्या होता है? उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? इट इज़ द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड टू ए कस्टमर। जब एक कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्ट बेचा जाता है, किसी दूसरे आदमी को कोई भी चीज़ आप बेचते हो, तो जिस रेट पे आपने बेचा है, जिस प्राइस पे आपने बेचा है, जिस कीमत पे आपने बेचा है, वो क्या होगा? उस चीज़ का सेलिंग प्राइस। क्या होगा उस चीज़ का? सेलिंग प्राइस। इट इज़ रिटन एज SP। इसको भी क्या लिख सकते हैं? इसको SP। जैसे हम कॉस्ट प्राइस को CP लिख रहे थे, वैसे ही हम सेलिंग प्राइस को SP लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ₹27,000 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन AC। जो AC आपके पापा ने खरीदा वो उन्होंने बेच दिया नेक्स्ट कस्टमर को, कितने में? 27,000 में। तो जिस रेट पे उसने बेचा वो क्या है? उसका सेलिंग प्राइस। जैसे आप शॉप पे गए हो, आपने पेंसिल मांगी, 5 रुपीज़ की उसने दी, तो उस पेंसिल का आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 5 रुपीज़, ठीक है। और जो दुकानदार है, जो सेल्समैन है, उसके लिए, जो शॉपकीपर है, उसके लिए उस पेंसिल का सेलिंग प्राइस क्या हुआ? ₹5, ठीक है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? इट इज द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, द डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। जब आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है
जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो जो डिफरेंस दोनों के बीच में आएगा सेलिंग और कॉस्ट प्राइस के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, जैसे अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पापा ने एक एसी खरीदा 25,000 का और उसको नेक्स्ट आदमी को बेच दिया 27,000 में। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है? कॉस्ट प्राइस 25,000 था, सेलिंग प्राइस 27,000 है, तो बताइए कौन सा ज़्यादा है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो उस केस में आपको, आपके पापा को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब आप 27,000 में से जब 25,000 को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं इसको, प्रॉफिट क्या होता है। A vendor bought 100 items for rupees 40,000 and sold all the items for rupees 50,000. Find his profit or loss. एक वेंडर है, ठीक है, वेंडर क्या होता है, जो सामान को खरीदता और बेचता है। ठीक है, वेंडर है, उसने क्या किया, 100 आइटम, जो इकट्ठा कई सारे सामान इकट्ठे जब खरीदता है, ठीक है, यानी जो थोक विक्रेता जिसको बोलते हैं, पता है आपको थोक विक्रेता क्या होते हैं, जिसको जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। अब जैसे मान लो आपने 100 आइटम खरीदे, ठीक है, और फिर डिफरेंट शॉपकीपर आपके पास आएंगे, क्योंकि आप वेंडर हो, होलसेलर हो ना, तो ठीक है, 100 आइटम आपने खरीद लिए, डिफरेंट आपके पास शॉपकीपर आएंगे और वो लिमिटेड मात्रा में आपसे सामान लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जो बड़ी मात्रा में किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आइटम को खरीदते हैं, वो क्या होते हैं, वेंडर होते हैं। ठीक है, जिससे हम सामान खरीदते हैं वो क्या होते हैं, शॉपकीपर। ठीक है, और वो शॉपकीपर जिस आदमी से सामान लेके आते हैं वो क्या है, वेंडर है। ठीक है, चलिए, A vendor bought 100 item for rupees 40,000. एक वेंडर ने 100 आइटम खरीदे कितने रुपीज़ में, 40,000 में, एंड सोल्ड ऑल द आइटम्स फॉर रुपीज़ 50,000, और सारे आइटम्स उसने कितने में बेच दिए, 50,000 में। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस बताना है आपको, उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए कि अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल आइटम रुपीज 40,000। कॉस्ट प्राइस क्या था, जितने में उसने खरीदा वही उसका कॉस्ट प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 40,000। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आइटम इज 50,000। ठीक है, तो 50,000 में इसने बेच लिया। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस था 40,000, सेलिंग प्राइस है 50,000, कौन सा ज़्यादा है, 50,000 ज़्यादा है। ठीक है, व्हेन सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देयर इज प्रॉफिट। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे देखिए, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो क्या होगा, इस वेंडर को प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 50,000 माइनस 40,000 एंड डिफरेंस इज 10,000। सो वेंडर मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000। वेंडर को कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 का। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ we move to next topic and next topic is loss. अब लॉस क्या होता है, प्रॉफिट तो हमने पढ़ लिया कि जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब हम पढ़ेंगे लॉस क्या होता है। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस द डिफरेंस इज कॉल्ड लॉस। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो, जब कॉस्ट प्राइस यानी आप कोई चीज़ ज़्यादा रुपए में खरीदो और कम रुपए में उसे बेच दो, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा, नुकसान होगा। ठीक है, नाउ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, द डिफरेंस इज लॉस। डिफरेंस को क्या बोलेंगे, लॉस। ठीक है, व्हेन CP इज मोर देन SP देन लॉस
कैसे निकलेगा? जब सीपी में से हम एसपी को माइनस करेंगे तब हमें क्या क्या मिल जाएगा? लॉस मिल जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। रोहन बॉट ए लैपटॉप फॉर ₹50,000। रोहन ने क्या किया? एक लैपटॉप खरीद लिया 50,000 का एंड सोल्ड इट एट ₹40,000, और उसने उस लैपटॉप को दोबारा से बेच दिया। पहले खरीदा 50 में और उसको बेच दिया 40,000 में। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप इज ₹50,000, सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप इज 40,000। जिस पे खरीदा वो कॉस्ट प्राइस, जिस पे बेच दिया वो सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, वी नो दैट, हमें पता है इफ कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस देयर इज लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या मिलेगा? हमें लॉस होगा हमें। ठीक है, और लॉस कैसे निकालना था? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या था यहाँ पे? 50, सेलिंग प्राइस 50,000 एंड सेलिंग प्राइस 40,000। डिफरेंस इज 10,000 एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड लॉस। ठीक है, सो रोहन हैड ए लॉस ऑफ ₹10,000। रोहन को क्या हुआ? लैपटॉप बेचने से 10,000 का लॉस हुआ है। इज इट क्लियर? ओके, वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें? ठीक है, मान लो आपको सेलिंग प्राइस दे दिया जाए, ठीक है, और या तो प्रॉफिट दिया जाए या लॉस दिया जाए, तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस? वो देखिए यहाँ पे। इफ देयर इज अ प्रॉफिट, अगर आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है तो क्या फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस निकालने का? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, इफ देयर इज लॉस, अगर लॉस होता है, अगर लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में जितना लॉस हमें हुआ है उसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फिर? कॉस्ट प्राइस। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालें? इफ देयर इज प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस के साथ आपको प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट दिया है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। ओके, नाउ इफ देयर इज लॉस, अगर आपको लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस के साथ आपको लॉस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। जितना लॉस आपको हुआ उसको कॉस्ट प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर चुके हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वे डिस्कस्ड, हमने अभी पिछले 10 से 15 मिनट में हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए वो देखिए। पहला हमने किया था प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट किस केस में होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब लॉस कब होता है? कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है लॉस? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो आपको लॉस होगा, और उस लॉस को कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था। ठीक है, कैसे? अगर आपको सेलिंग प्राइस के साथ प्रॉफिट दिया है तो उसको माइनस कर दो, और अगर आपको सेलिंग प्राइस के साथ लॉस दिया है तो उसको प्लस कर दो। प्रॉफिट दिया है तो माइनस करेंगे, लॉस दिया है तो प्लस करेंगे। ठीक है, अब है फाइंडिंग सेलिंग प्राइस। ठीक है,
अब देखिए पहला है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट दिया है तो उस प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, और अगर कॉस्ट प्राइस के साथ आपको लॉस दिया है तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाती हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन इज अविनाश सोल्ड ए स्कूटर फॉर ₹40,000। अविनाश ने एक स्कूटर कितने में बेच दी? सोल्ड मतलब बेच दी। सो सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर इज 40,000, ओके, एंड एट ए लॉस ऑफ एट ₹4,000, और उसको लॉस हुआ है किसका? कितने रुपीस का? 4,000 का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर। इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना है, और इसने बोला हमें क्या क्या दिया है? सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस के साथ इसने हमें क्या दिया? लॉस दिया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेलिंग प्राइस के साथ लॉस दिया जाता है तो आपको क्या करना है? कॉस्ट प्राइस में, सॉरी, सेलिंग प्राइस में आपको लॉस को प्लस कर देना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस। इज इट क्लियर? ओके, अब निकालना है सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। ओके, अ रेफ्रिजरेटर वाज बॉट फॉर ₹25,000 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹5,000। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इसका था कितना? 25,000, ठीक है, और इसको बेचने पे इसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है 5,000 का। अब आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस दिया है, तो क्या कर दें? कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? क्या वैल्यू आएगी? सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? क्या क्या निकाल रहे हैं फिलहाल? हम निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में से हमने लॉस को माइनस कर दिया, ठीक है। तो जो डिफरेंस आया वो क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। Is it clear to all? Okay, we move to next topic, and next topic is steps for solving story sums. स्टोरी सम्स को का जैसे ही नाम आता है आप एकदम से घबरा जाते हो कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो घबराना नहीं है, इसके स्टेप्स होते हैं। अगर आप प्रॉपरली उन स्टेप्स को फॉलो करते रहोगे तो आपको स्टोरी सम में प्रॉब्लम ही नहीं होएगी, ठीक है। तो इसका पहला स्टेप, जब आप स्टोरी सम सॉल्व करते हो तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में बताया क्या है और पूछा क्या है, स्टोरी में दिया क्या है और पूछा क्या है, वो चीज़ देखनी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 2 इज लोकेट द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मीन्स क्या पूछा है उसने, ठीक है, क्या पूछा है वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उसने पूछा क्या है हमसे, क्या स्टोरी में दिया था, क्या पूछा था, वो तो पहले हमने पढ़ लिया है। अब मेन फोकस हमारा किस पे होना चाहिए कि उसने हमसे पूछा क्या है, हमें आंसर में निकालना क्या है, उस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। तो वो उन कीवर्ड्स को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टेप 3 जो होगा वो क्या होगा? डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। हमें क्या ऑपरेशन करना है, जो उसने पूछा है उसके लिए हम क्वेश्चन के साथ कैसे ऑपरेट करें कि हमें आंसर मिल जाए, ठीक है। तो स्टेप 3 हमारा क्या होगा? डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है।
कि हमें क्या करना है वो देखेंगे, ठीक है। अब ये सारे स्टेप्स हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन इज A candy factory produced 1,95,604 candies in May। एक कैंडी फैक्ट्री है, ठीक है, और वो कितनी कैंडीज बनाती है 1 मई में। मई मंथ में इसने बताया हमें कि मई मंथ में कैंडी फैक्ट्री ने 1,95,604 कैंडीज बना दी, ठीक है। अब है इन जून मंथ में उसने कितनी बनाई? इट प्रोड्यूस्ड 2,67,002 कैंडीज, ठीक है। कितनी बनाई जून में? 2,67,002, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज इन विच मंथ डिड इट प्रोड्यूस्ड मोर कैंडीज? कौन से मंथ में इसने कैंडी ज़्यादा बनाई हैं वो हमें बताना है, ठीक है। इन विच मंथ डिड इट प्रोड्यूस मोर कैंडी एंड बाय हाउ मच? और कितनी ज़्यादा बनाई, पूछा इसने कि किस मंथ में ज़्यादा बनाई, कितनी ज़्यादा बनाई। अब देखो जून में बनाई 2,67,002, मई में बनाई 1,95,604, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि जून की ज़्यादा है ना। लेकिन इसके बाद इसने क्या पूछ लिया हमसे? बाय हाउ मच, कि कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 क्या था? रीड द स्टोरी केयरफुली। जो स्टोरी हमें दी है उसको ध्यान से पढ़ना है। हमने पढ़ लिया कि इसने क्या पूछा है हमसे। एक कैंडी फैक्ट्री है, वो मई में 1,95,604 कैंडी बनाती है और जून में 2,67,002 कैंडी बनाती है, ठीक है। और इसने हमसे पूछा क्या है कि किस मंथ में ज़्यादा बनाती है और कितनी ज़्यादा बनाती है, ठीक है। The question says in which month did it produce more candies and by how much? क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि किस मंथ में ज़्यादा बनाती है और कितनी ज़्यादा बनाती है, ठीक है। तो जैसा कि इसने बोला हमें बाय हाउ मच, सिंस द क्वेश्चन इज काउंटेबल, यानी हम कैंडीज को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल है, हाउ मच पूछा है तो काउंटेबल है। जो काउंटेबल स्टोरी में जो भी स्टेटमेंट, जो भी स्टोरी काउंटेबल होगी या आंसर में जिसमें भी काउंटेबल पूछा जाता है, काउंटेबल थिंग्स होती हैं, उसमें क्या होता है? द स्टेटमेंट शुड स्टार्ट विद नंबर ऑफ। तो वो स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होगी? आपकी नंबर ऑफ से, ठीक है। तो यहाँ हमने पता कर लिया कि हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट किससे होगी, क्या होगी? स्टार्ट किससे होगी, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2 होता है लोकेट द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि किससे हमारा आंसर निकलेगा। तो इसने हमें बोला था बाय हाउ मच, तो लोकेट जो कीवर्ड्स हैं हमारे वो क्या होंगे? बाय हाउ मच, कि कितना ज़्यादा, कितनी ज़्यादा कैंडी वो प्रोड्यूस करते हैं जून मंथ में मई की अपेक्षा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप है डिटरमाइन द ऑपरेशन, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, कि हमें क्या करना है। जब हमने कीवर्ड लोकेट कर दिया तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है। ऑपरेशन मीन्स एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीज़न करना है, ठीक है। तो बाय हाउ मच अगर इसने बोला है, एज द कीवर्ड आर बाय हाउ मच द ऑपरेशन विल बी सब्ट्रैक्शन। कितना ज़्यादा वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखो हमने क्वेश्चन रीड कर लिया अच्छे से, वहाँ से हमें पता चला कि हम स्टेटमेंट किससे स्टार्ट करेंगे? नंबर ऑफ से। उसके बाद हमने क्या किया? कीवर्ड लोकेट किए कि हमसे क्वेश्चन पूछा है जिसने, वो हमसे क्या करवाना चाहता है, क्या उसने हमसे पूछा है, तो वो लोकेट करना। बाय हाउ मच हमने लोकेट कर लिया है। अब बाय हाउ मच के बेस पे हमें ये पता चल गया कि हम इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? हमें
सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम अपना आंसर करना स्टार्ट करेंगे। पहले हमने तीनों चीज़ें लिख ली, नोट कर ली। अब हमें क्लियर है हमें कि स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट होगी, ऑपरेशन कौन सा करना है और आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ कैंडी प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जून। जून मंथ में कितनी कैंडीज थी? 2,67,002। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन आता है तो जो भी आपका बड़ा नंबर होगा वो आपका माइन्यूट होगा और जो छोटा नंबर होगा वो आपका होगा सब्ट्रैहेंड। यहाँ पे जून मंथ में ज़्यादा कैंडीज प्रोड्यूस्ड हुई, ठीक है, इसलिए ये क्या है? माइन्यूट है। क्या है? माइन्यूट है। और मई में कम हुई थी तो ये क्या हो जाएगा आपका? सब्ट्रैहेंड। ये क्या है? सब्ट्रैहेंड। तो सब्ट्रैहेंड नीचे आता है और माइन्यूट ऊपर होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ कैंडीज प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जून लिख दिया। अब लिखेंगे नंबर ऑफ कैंडीज प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ मई 1,95,604। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन जो इसने हमसे पूछा वो पूछा था इन विच मंथ डिड इट प्रोड्यूस्ड मोर कैंडी। कौन से मंथ में इसने ज़्यादा कैंडी बनाई, उत्पादित की। प्रोड्यूस करना मतलब उत्पादन करना, तो कौन से मंथ में इसने ज़्यादा कैंडीज प्रोड्यूस की थी? जून में। तो वो चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा था हमसे कि किस मंथ में, तो हम उसका जवाब देंगे मंथ इन विच मोर कैंडीज आर प्रोड्यूस्ड, जून। जिस मंथ में इसने प्रोडक्शन ज़्यादा किया था वो है जून। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाय हाउ मच, कि कितनी ज़्यादा की थी, तो उसके लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोर कैंडीज प्रोड्यूस्ड इन जून। और जैसा कि हमने स्टेप 3 में अपना ऑपरेशन डिटरमाइन कर लिया था कि हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो जो बड़ा नंबर था उसको हमने ऊपर लिखा, जो छोटा नंबर था उसको हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, और इनको क्या किया? माइनस किया। ठीक है, कैन वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम, कैन वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 2? नो, हम 4 को 2 में से कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो हमने क्या किया? बोरो ली, लेकिन शिट इसके पास भी नहीं है, तो क्या करेगा ये? इससे पहले वाले से मांगेगा। अब इसके पास भी नहीं है तो इसने क्या किया? पहले इससे ले ली, इसने फिर इसको दी, इसने इसको दी। यहाँ हो गया 12, 12 माइनस 4 8। यहाँ पे इसने 1 दे दिया था तो 9 बचा, 9 माइनस 0 9 एज इट इज़। यहाँ पे 9 माइनस 6 3, इसने 1 दिया हुआ है 7 था, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 5 1। एंड ये वही सेम प्रॉब्लम फिर से आ रही है कि हम 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फिर से क्या लेंगे? इसके पास है बोरो लेंगे। क्या हो गया नंबर यहाँ? 16, 16 माइनस 7, 16 माइनस 9 7 और 1 माइनस 1 0। सो number of candies, number of more candy produced in June is 71,398. Is it clear to all? If you have any doubt, please contact me. Okay? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या फिर कॉल कर लो। ठीक है, मेरे पास कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है, फिनिश कर दिया हमने। बहुत ध्यान से जैसे मैंने आपको समझाया है पूरा चैप्टर ऐसे ही आप रिवाइज करके देखेंगे। प्रॉपर सारी चीज़ें नोट कर करके, पूरी चीज़ें लिख लिख के आपको सॉल्व करना है। एक भी चीज़ पे अगर आपने छोड़ दी तो पक्का मिस्टेक्स करोगे आप। ठीक है, तो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर आप अपना रिवीजन करेंगे, प्रॉपर हर क्वेश्चन को आप निकाल के देखेंगे अपनी रफ नोटबुक में। ठीक है, और कैसे निकालेंगे? जैसे कि आप किस में निकालते हो? पेपर में। ये सोचना है कि या तो आप अपनी फेयर नोटबुक तैयार कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो?
आंसर शीट पे आंसर लिख रहे हो, ठीक है। तो आंसर शीट पे जितना अच्छा लिखा जाए उतने ही ज़्यादा नंबर मिलते हैं आपको, और जितनी जल्दबाजी आप करते हो उतने ही आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना है। जहाँ भी कोई भी आपको मिस्टेक, जहाँ भी आपको लगे कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।